नमस्ते। लास्ट पीरियड में एक थ्योरम आपने प्रूव किया था। दो लाइन अगर ओरिजिन से पास होते हैं तो उनका जो ज्वाइंट इक्वेशन आता है वो आपने प्रूव किया था कि वो ज्वाइंट इक्वेशन होमोजेनियस इक्वेशन रहता है, डिग्री 2 में रहता है एक्स एंड वाई। अब आपके सामने एक क्वेश्चन आता है कि अगर होमोजेनियस वाला इक्वेशन डिग्री 2 वाला एक्स एंड वाई में वो हमेशा ही दो लाइन रिप्रेजेंट करता है ओरिजिन से जाने वाले या नहीं, ये क्वेश्चन है। तो ये क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आपको आगे का थ्योरम हेल्प करेगा कि वो जो ज्वाइंट इक्वेशन आप कह रहे हैं, कंबाइंड इक्वेशन कह रहे हैं, जो होमोजेनियस है, डिग्री 2 वाला है, एक्स एंड वाई में है, वो दो लाइन ओरिजिन से पास होने वाले रिप्रेजेंट कर सकता है, लेकिन उसके ऊपर एक कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। वो कंडीशन है कि आप अगर ज्वाइंट इक्वेशन कहते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस dy स्क्वायर इज इक्वल टू 0, तो उस ए बी एंड एच ने एक कंडीशन अगर सेटिस्फाई की है तो हमेशा कह सकते हैं कि वो ज्वाइंट इक्वेशन दो लाइन ओरिजिन से पास होने वाले का है, ऐसा आप कह सकते हैं। तो कंडीशन क्या है? वो कंडीशन है कि इस ज्वाइंट इक्वेशन का एच का स्क्वायर माइनस ए इंटू बी ये ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होना चाहिए। ओके, ये कंडीशन अगर सेटिस्फाई होती है तो आप फिक्स कह सकते हैं कि वो जो ज्वाइंट इक्वेशन है होमोजेनियस कैटेगरी का वो दो लाइन रिप्रेजेंट कर सकता है ओरिजिन से पास होने वाले। तो आपका टारगेट है ये सेकंड थ्योरम, जिसमें ये कंडीशन आपको प्रूव करनी है इस होमोजेनियस इक्वेशन के साथ। तो थ्योरम ऐसा है, होमोजेनियस इक्वेशन ऑफ सेकंड डिग्री 2 इन एक्स एंड वाई, that is ax square plus 2hxy plus dy square is equal to 0 represents a pair of lines passing through the origin if h square minus ab is greater than or equal to 0। अब ये थ्योरम आपको प्रूव करना है, तो थ्योरम प्रूव करने के लिए आपने उस ज्वाइंट इक्वेशन से ही प्रूफ स्टार्ट किया है। कंसिडर द होमोजेनियस इक्वेशन of degree 2 in x and y, which is given in the statement as ax square plus 2hxy plus dy square is equal to 0. If we call this equation as a 1, in this proof we are using two cases. Case first is when b is equal to 0 and case second is when b is not equal to 0. So b is equal to 0 is first case and b not equal to 0 is second case. These two cases are sufficient, they are exhaustive and help us to prove the condition, required condition. So to get the first case which is maintaining that b is equal to 0, अब ये b इस ज्वाइंट इक्वेशन का अगर 0 है तो आप कह सकते हैं कि ये जो थर्ड टर्म ज्वाइंट इक्वेशन की है वो 0 होगी, और 0 अगर थर्ड टर्म है तो पहले दो टर्म ही आपको मिलेंगे, और पहले दो टर्म्स में x कॉमन आपको निकालने के लिए मिल सकता है, और x कॉमन निकालने के बाद आपको x बाहर और बाहर ब्रैकेट के अंदर आपको मिलेगा a इंटू एक्स, और x निकालने से 2hy इज इक्वल टू 0। अब ये दोनों का प्रोडक्ट अगर 0 है तो आप कह सकते हैं कि इसमें ये तो कंबाइंड इक्वेशन है दो लाइन का, उसकी पहली लाइन है x इज इक्वल टू 0 एंड उसकी दूसरी लाइन है ax प्लस 2hy इज इक्वल टू 0। अब आपको अगर चेक करना है कि x इज इक्वल टू 0 वाली लाइन क्या होती है, तो आप कह सकते हैं कि x इज इक्वल टू 0 वाली लाइन को कौन सी होती है, तो ये खुद y एक्सिस होती है, और y एक्सिस तो कहां से पास होती है, y एक्सिस तो ओरिजिन से पास होती है। इसीलिए ये जो आपने इक्वेशन 1 कहा है वो b 0 लेने के बाद भी दो लाइन रिप्रेजेंट करता है। उसकी पहली लाइन है x इज इक्वल टू 0 मीन्स खुद y एक्सिस जो ओरिजिन से पास होती है, तो आपकी y एक्सिस भी ओरिजिन से पास होती है। और दूसरी जो लाइन आपको मिली है ये x प्लस 2hy, अगर इस लाइन को मैं y इज इक्वल टू निकालने के लिए आगे ट्रांसफर करता हूं तो ये x राइट में ट्रांसफर होगा और उसके नीचे 2h आता है, तो a अपॉन माइनस 2h इंटू x होगा। ओके, तो ये भी लाइन ओरिजिन से पास होने वाली है क्योंकि इसका स्ट्रक्चर जो मेंटेन होता है y इज इक्वल टू m इंटू एक्स। ये जो लाइन आपको मिली है ये भी कह सकते हैं ओरिजिन से पास होती है, ये भी लाइन ओरिजिन से पास होती है जिसका आपको स्लोप मिलता है a अपॉन माइनस 2h मीन्स माइनस a अपॉन 2h।
तो ये दोनों लाइन जो आपको इस जॉइंट इक्वेशन से मिले हैं, ये दोनों लाइन ओरिजिन से पास होते हैं, ऐसा आपको यहाँ से ऑब्जर्वेशन मिलता है। अब एक केस नंबर 2 में आप लेना चाहते हैं बी नॉट इक्वल टू 0। अब बी अगर आपका 0 नहीं है तो जो नॉन जीरो क्वांटिटी है वो कभी भी आप डिवीजन मल्टीप्लिकेशन में, खास करके डिवीजन के लिए आप उसके साथ वर्क कर सकते हैं। तो आप यहाँ मल्टीप्लाई करना चाहते हैं होल इक्वेशन जो आपका ज्वाइंट इक्वेशन है नंबर 1, उसको अगर बी से मल्टीप्लाई करेंगे तो इक्वेशन तैयार होगा ए बी एक्स स्क्वायर 2hbxy, और ये b इंटू बी स्क्वायर वाई स्क्वायर इज इक्वल टू, राइट साइड में मल्टीप्लाई करने से भी 0 आंसर आता है। इसमें लास्ट वाला टर्म्स को पहले जगह पे, मिडिल टर्म एज इट इज, और पहली टर्म को राइट में ट्रांसफर करेंगे तो ये निगेटिव होगा। पहली टर्म को राइट में ट्रांसफर करेंगे तो ये निगेटिव होगा। निगेटिव यहाँ माइनस ए बी एक्स स्क्वायर होगा। अब यहाँ मैं लेफ्ट साइड में परफेक्ट स्क्वायर मेंटेन करना चाहता हूँ, लेफ्ट साइड को कंप्लीट स्क्वायर अगर मेंटेन करना है तो एक टर्म की जरूरत है, वो टर्म है एक्स स्क्वायर। तो एच स्क्वायर एक्स स्क्वायर को अगर दोनों साइड पे आप ऐड करते हैं, इस इक्वेशन के दोनों साइड पे अगर एच स्क्वायर एक्स स्क्वायर ऐड करेंगे तो आपको ये स्ट्रक्चर आता है। तो बी स्क्वायर वाई स्क्वायर 2h b एक्स वाई प्लस एच स्क्वायर एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, ये पॉजिटिव वाला एच स्क्वायर एक्स स्क्वायर आप लेना चाहते तो आपने ये दोनों साइड पे लिया है पॉजिटिव में, और आपके पास पहले था माइनस ए बी एक्स स्क्वायर। अब ये तीनों अगर आप ऑब्जर्व करते हैं तो ये तीनों इस ब्रैकेट के एक्सपांशन के से आते हैं। अगर चेक करना चाहते हैं तो फर्स्ट टर्म का स्क्वायर करेंगे तो बी स्क्वायर वाई स्क्वायर आएगा, सेकंड टर्म का स्क्वायर करेंगे तो एच स्क्वायर एक्स स्क्वायर आता है, और दोनों के प्रोडक्ट का अगर चेक करते हैं तो प्रोडक्ट में तो सब मल्टीप्लीकेशन में आएगा एच बी एक्स वाई, और उसका प्लस में डबल, तो ये मिडिल टर्म आपको यहाँ एग्जिस्ट होती है। तो ये तीनों को हटाने के लिए इस ब्रैकेट का स्क्वायर ले सकते हैं, और इसमें आप कह सकते हैं कि यहाँ एक्स स्क्वायर है, यहाँ भी एक्स स्क्वायर है, तो एक्स स्क्वायर अगर कॉमन लेते हैं तो ब्रैकेट में मिलेगा एच स्क्वायर माइनस ए बी। अब इसमें अगर मैं थोड़ा सा इसको इस फॉर्म में भी लिख सकता हूँ कि इसको रूट भी यूज करना चाहते हैं और स्क्वायर भी लेना चाहते हैं, इस क्वांटिटी का रूट भी यूज करो और स्क्वायर भी यूज करो। तो ये पहले क्वांटिटी की वजह भी स्क्वायर होता है, दूसरे क्वांटिटी का भी स्क्वायर होता है, और दोनों के बीच में अगर प्रोडक्ट है तो स्क्वायर आप ब्रैकेट को दे सकते हैं। तो मैंने इस सेपरेट स्क्वायर को ब्रैकेट को यूज किया है, और ब्रैकेट के अंदर आपको मिलेगा रूट के अंदर एच स्क्वायर माइनस ए बी इंटू एक्स। अब ये जो क्वांटिटी आपको ब्रैकेट के अंदर जो मिली है या फिर आपने यूज की है, ये क्वांटिटी आप एक्सपेक्ट यहाँ लेना चाहते हैं नॉन जीरो, आप लेना चाहते हैं नॉन निगेटिव, तो ये जीरो भी हो सकती है और जीरो से बढ़कर होनी चाहिए, तो ही इस वैल्यू को मीनिंगफुल वैल्यू मिल सकती है। तो आप यहाँ लेफ्ट में ये ब्रैकेट का स्क्वायर है, राइट में भी इस ब्रैकेट का स्क्वायर है, तो इस क्वांटिटी को आप लेफ्ट में लाना चाहते हैं, तो लेफ्ट में लाएंगे तो ये स्ट्रक्चर आता है पहले ब्रैकेट का स्क्वायर माइनस दूसरे ब्रैकेट का स्क्वायर, तो ये स्ट्रक्चर इसको मैच करता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहां से आप दो ब्रैकेट तैयार करते हैं, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो दोनों के बेस को यूज करना है, एक बार प्लस में मल्टीप्लीकेशन में, दूसरे ब्रैकेट में दोनों को बेस को यूज करना है सब्सट्रैक्शन में। तो यहाँ पहले ब्रैकेट में दो टर्म्स ऐसे हैं जिनके पास x कॉमन मिलता है, तो ये सेकंड एंड थर्ड टर्म ऐसी है जिसके पास x कॉमन मिलता है, तो कॉमन लेते हैं, तो इस x के साथ h और इस x के साथ है रूट के अंदर एच स्क्वायर माइनस ए बी, साथ में x, और ये बी वाई को आप सेकंड पोजीशन पे लेना चाहते हैं। उस नेक्स्ट ब्रैकेट में भी वही वर्क है कि जिनके पास x कॉमन मिलता है वो x कॉमन ले लो, h माइनस अंडर रूट ऑफ एच स्क्वायर माइनस ए बी इंटू एक्स प्लस बी वाई इज इक्वल टू जीरो। अब ये दो ब्रैकेट का प्रोडक्ट इज इक्वल टू जीरो है, तो आप कहना चाहते हैं इसको, तो ये कंबाइन इक्वेशन है, और ये कंबाइन इक्वेशन दो लाइन को रिप्रेजेंट करता है। उसमें से पहली लाइन ये पहला ब्रैकेट है इज इक्वल टू जीरो लेना चाहते हैं, और दूसरी लाइन है दूसरा ब्रैकेट, और दूसरे ब्रैकेट को जीरो यूज करके लिख लेंगे, तो ये दो लाइन की इक्वेशन बन सकते हैं। अब यही इक्वेशन अगर आप नेक्स्ट फॉर्म में लेना चाहते हैं, वो फॉर्म ऐसा है कि बी वाई को लेफ्ट में यूज करो, इस क्वांटिटी को राइट में ट्रांसफर करो,
तो ये क्वांटिटी अगर राइट में ट्रांसफर करेंगे तो एच भी निगेटिव होगा, ये रूट वाली क्वांटिटी भी निगेटिव होगी, उसके साथ में जो एक्स है वो मल्टीप्लीकेशन में आएगा, और ये बी वाई की जगह पे सिर्फ वाई निकालना चाहते हैं लेफ्ट में, तो ये बी नीचे आता है। तो इस बी वाई को पहले ये राइट में जाके निगेटिव में मिलेगा, और बी वाई से वाई निकालना चाहते हैं तो बी नीचे आता है मल्टीप्लीकेशन में। यहां से भी आप अगर इस क्वांटिटी को राइट में ट्रांसफर करेंगे जीरो की तरफ तो एच निगेटिव होगा, और ये निगेटिव इंटू निगेटिव पॉजिटिव होगा रूट के क्वांटिटी को, साथ में एक्स है, और इस बी वाई से सिर्फ वाई निकालना चाहते हैं तो बी इसके नीचे आता है। तो एक स्टेप मैंने थोड़ी सी आगे की लिखी है, लेकिन ये जो आपको दो इक्वेशंस मिले y इज इक्वल टू, ये पहले इक्वेशन y इज इक्वल टू अनदर थिंग इनटू सेकंड इनटू x, ये जो दो इक्वेशंस मिले हैं लाइन के, ये कौन से फॉर्म में है? इनका फॉर्म अगर आप चेक करना चाहते हैं तो आप केस नंबर 2 में एक्सेप्ट कर रहे हैं कि आपका b जीरो नहीं है, और इसमें एक कंडीशन है कि जब b जीरो नहीं है तो डिनोमिनेटर आपका जीरो नहीं होगा, और डिनोमिनेटर जीरो नहीं है तो उस केस में आप यहाँ जो ब्रैकेट के अंदर आपको मिलता है ये एक मीनिंगफुल नंबर मिलेगा जो कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं होगा, इन्फिनिटी नहीं होगा, क्योंकि कॉम्प्लेक्स नंबर कब आता है? जब ये रूट के क्वांटिटी को आप निगेटिव अगर एक्सेप्ट करते हैं तो आपने एक्सेप्ट किया है कि वो निगेटिव ही नहीं है, तो रूट के अंदर माइनस वाला आंसर नहीं आएगा, ताकि वो कॉम्प्लेक्स की तरफ नहीं आता है। तो आपके जो स्लोप का जो स्ट्रक्चर है, स्लोप जिसको आप कहना चाहते हो, स्लोप जो है वो रियल नंबर होता है। तो ये रियल नंबर मेंटेन होता है या नहीं होता है वो आप चेक कर सकते हैं कि एच पॉजिटिव, एच एक रियल नंबर है, ये रूट के अंदर जो नंबर आपने यूज किया है एक तो जीरो हो सकता है, एक्सेप्टेड है, या फिर जीरो से बड़ा वो भी एक्सेप्टेड है। बी आप कह रहे हैं कि वो जीरो नहीं है, इसलिए इन्फिनिटी भी नहीं आता है। तो ये जो स्ट्रक्चर आपने यूज किया है बी नॉट इक्वल टू जीरो लेने से आपको ये जो स्ट्रक्चर पहला इक्वेशन मिला है, ये y इज इक्वल टू समथिंग इनटू x, दैट समथिंग इज m1 एंड y इज इक्वल टू m2 इनटू x। तो ये दो इक्वेशन इस इक्वेशन के फॉर्म में तैयार हो रहे हैं, जहां m1 को आप पहले इस वैल्यू के साथ यूज करना चाहते हैं और m2 को सेकंड वैल्यू के साथ यूज करना चाहते हैं। दिस इज हैपन व्हेन h स्क्वायर माइनस ab ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। तो ये दो लाइंस तो आपको मालूम ही है कि ये दो लाइन तो ऐसे है जो इस फॉर्म को मैच करते हैं, y इज इक्वल टू mx को। तो ये दो लाइन ओरिजिन से पास होने वाले हैं, दो लाइन ओरिजिन से पास होते हैं, इसीलिए ये इक्वेशन नंबर 1 बी नॉट इक्वल टू जीरो लेने के बाद भी ऐसे दो लाइन तैयार कर रहा है, ऐसे दो लाइन यहां से मिलते हैं, वो दोनों लाइन ओरिजिन से पास होते हैं, और ओरिजिन से पास होते हैं, लेकिन उसके ऊपर एक कंडीशन कंपलसरी मेंटेन होनी चाहिए कि उसका एच स्क्वायर माइनस ए बी ये ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो होना चाहिए। ये तो जीरो या फिर जीरो से बड़ा, ये निगेटिव में एग्जिस्ट होता है तो स्लोप मेंटेन नहीं होता है रियल नंबर, तो उस केस में आप इसको जीरो या जीरो से बड़ा ही मेंटेन करना चाहते हैं, जो आपकी कंडीशन है। तो ये कंडीशन अगर मेंटेन होती है तो ही उसको स्लोप के लिए m1 m2 की वैल्यू मेंटेन होगी, अदरवाइज ये m1 m2 एग्जिस्ट नहीं होता है स्लोप के लिए, तो ये इस फॉर्म में मेंटेन ही नहीं होगा y इज इक्वल टू m1x y इज इक्वल टू m2x। तो ये मेंटेन होता है, इसलिए इनको स्लोप के वैल्यू को लिए एक्सेप्ट कर सकते हैं, और वो y इज इक्वल टू mx के फॉर्म में मेंटेन होके वो ओरिजिन से पास होने वाले दो लाइन का इक्वेशन बन सकता है। तो ऐसे केस में केस नंबर 1 में भी दो लाइन मिल रहे थे ओरिजिन से, केस नंबर 2 में भी आपको दो लाइन मिले ओरिजिन से, सिर्फ केस नंबर 2 में कंडीशन है कि एच स्क्वायर माइनस ए बी ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो होना चाहिए। तो आपका जो मेन टारगेट था कि होमोजेनियस इक्वेशन जो था आपका ए एक्स स्क्वायर प्लस 2hx² प्लस dy स्क्वायर, ये रिप्रेजेंट करता है दो लाइन ओरिजिन से पास होने वाले, प्रोवाइडेड एच स्क्वायर माइनस ए बी ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो। तो इस तरह से ये थ्योरम बोर्ड में कई बार प्रूव करने के लिए आने वाला है, 3 या 4 मार्क के लिए। तो नंबर ऑफ टाइम्स ये क्वेश्चन बोर्ड में आने वाला है, प्रूव करने के लिए आपको पूछा जा सकता है, तो ये प्रूफ इंपॉर्टेंट है आपके लिए। अब इसके बारे में दूसरा ऑब्जर्वेशन है, यहाँ जो आपने m1 पहले वैल्यू को कहा है, m2 दूसरे वैल्यू को कहा है, इसके बारे में एक छोटा सा वर्क आगे कंटिन्यू करना चाहते हैं। तो ये m1 m2 क्या है? m1 m2 तो दो लाइन के आप यहाँ इस स्ट्रक्चर में तो स्लोप के वैल्यू को मेंटेन कर रहे हैं, तो स्लोप पहले वैल्यू को m1 दूसरे वैल्यू को m2 कहते हैं, ये तो ये स्लोप है दो लाइन के जो इस ज्वाइंट इक्वेशन के अंदर आपको मिले हैं। तो यहाँ दो लाइन जो है
इनके स्लोप्स को अगर आप m1 m2 कहते हैं, जो इस ज्वाइंट इक्वेशन के अंदर है, इस ज्वाइंट इक्वेशन के अंदर जो दो लाइन है, इनके स्लोप्स को अगर m1 m2 कहते हैं, तो इनके स्लोप का दो ऑपरेशन लेना चाहते हैं। एक बार m1 m2 की आप एडिशन लेना चाहते हैं और एक बार m1 m2 की मल्टीप्लीकेशन लेना चाहते हैं। तो मैं अगर दोनों को ऐड करता हूं तो ये डायरेक्टली आप कह सकते हैं कि इस ज्वाइंट इक्वेशन के अंदर जो दो लाइन है उनके स्लोप का आप सम फाइंड कर रहे हैं। तो सम ऑफ द स्लोप्स इज इक्वल टू m1 प्लस m2। दोनों को अगर आप ऐड करते हैं तो एडिशन से आपको क्या आंसर मिलता है वो चेक करेंगे। तो आपके m1 की वैल्यू लिखनी है -h माइनस अंडर रूट ऑफ h² माइनस ab। इसका डिनोमिनेटर b है और ऐड करेंगे m2 के साथ, तो इसकी वैल्यू न्यूमरेटर में -h है प्लस ये प्लस अंडर रूट ऑफ h² माइनस ab। इसका भी डिनोमिनेटर b है, तो दोनों का डिनोमिनेटर b है तो कॉमन ले सकते हैं, और कॉमन लेते हैं तो क्या होगा, ये जो रूट वाली क्वांटिटी एक जगह पे पॉजिटिव में है, दूसरी जगह पे निगेटिव में है, तो लास्ट में आपको क्या मिलता है -h मीन्स -2h अपॉन b मिलता है। तो ये एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला आपको मिला है कि ज्वाइंट इक्वेशन जो है, ये जो ज्वाइंट इक्वेशन है इसके अंदर दो लाइन रहते हैं, वो कंडीशन सेटिस्फाई होती है तो उसके अंदर दो लाइन हमेशा होते हैं ओरिजिन से पास होने वाले। तो दो लाइंस के स्लोप का सम, वो दो लाइन के स्लोप का सम किसके ऊपर डिपेंडेंट होता है, तो उसमें जो 2h मिलता है मिडिल टर्म का, मीन्स xy के साथ में जो नंबर होता है उसको आप 2h कहते हैं। उस 2h को b से डिवाइड करना है, उस 2h को y² के कोएफिशिएंट से डिवाइड करना है, इसका मतलब b से डिवाइड करना है और उसको माइनस साइन देना है। तो दो लाइन के जो ओरिजिन से पास होते हैं, वो जो ज्वाइंट इक्वेशन के अंदर है, वो ज्वाइंट इक्वेशन ओरिजिन से पास होने वाले दो लाइन का है, उनके स्लोप का सम अगर निकालना चाहते हैं तो -2h अपॉन b, ये फॉर्मूला है। और अगर दूसरा फॉर्मूला आप चेक करना चाहते हैं वो है प्रोडक्ट ऑफ द स्लोप्स, प्रोडक्ट ऑफ द स्लोप्स, जिसको आप m1 इंटू m2 कह सकते हैं, और उसकी वैल्यू डायरेक्टली आप लिखना चाहते हैं, आप चेक कर सकते हैं कि ये जो मैंने m1 m2 यूज किया है, इनको अगर आप प्रोडक्ट में क्या मल्टीप्लीकेशन में लेते हैं तो मल्टीप्लीकेशन में सब कैंसिल हो जाता है और सिर्फ ऊपर a और नीचे b मिलता है। तो ये m1 m2 प्रोडक्ट में लेके आप चेक भी करना चाहते हैं तो चेक करो, ये आपके लिए होमवर्क होगा। मेरे पास ये फॉर्मूला तैयार होता है डायरेक्टली, m1 इंटू m2 इज इक्वल टू a अपॉन b। तो ये दो इंपॉर्टेंट फॉर्मूलीज आपको आगे कई बार यूज करना है, सम ऑफ द स्लोप्स एंड प्रोडक्ट ऑफ द स्लोप्स। अब आपको कभी अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन में रूट्स दिए जाते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में अगर रूट्स अवेलेबल है तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन तैयार कर सकते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन तैयार करने के लिए अगर उसके रूट्स अवेलेबल है तो इक्वेशन तैयार किया जा सकता है। तो इक्वेशन से रूट्स निकाल सकते हैं और रूट से इक्वेशंस निकाल सकते हैं। तो उस कैटेगरी में आप अगर आगे जाते हैं, इफ आई कंसिडर द क्वाड्रेटिक इक्वेशन in m, in general case you are considering quadratic equation in x, तो ये ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्म रहता है। अगर वो इक्वेशन m में है तो पहले टर्म के साथ m का स्क्वायर आएगा, दूसरे टर्म में m आता है और तीसरे टर्म में m नहीं होगा, एब्सेंट होगा, कांस्टेंट टर्म प्योर होगी। तो आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकालना है m में, जिसके रूट्स whose roots are m1 and m2 is given by। अब दो स्लोप्स जो आपके अवेलेबल है ऊपर, वही आपने रूट्स के लिए यूज किए हैं। तो आपका टारगेट ऐसा है कि ऐसा क्वाड्रेटिक इक्वेशन फाइंड करना है जिसके रूट्स है m1 m2, जो दो लाइन के ऊपर स्लोप का काम कर रहे हैं। तो आप m में क्वाड्रेटिक इक्वेशन फाइंड करना चाहते हैं तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन
स्लोप्स का सम एंड प्रोडक्ट अगर मालूम है तो उसका एक फॉर्मेट है, आप उस इक्वेशन को डायरेक्ट फाइंड कर सकते हैं कि पहले टर्म यम स्क्वायर फिक्स रहती है, जैसे यक्स स्क्वायर रहती है, अब यम में तैयार करना है तो यम स्क्वायर फिक्स रहेगी। अब सामने उसके कंपल्सरी माइनस लेना है, और माइनस में आप यहां यूज करना चाहते हैं सम ऑफ द स्लोप्स, जो आपको ऊपर मिला है वो आपका यहाँ सम ऑफ द रूट्स मिलेगा। m1 m2 आपने रूट्स के लिए यूज किए, तो रूट्स ऊपर स्लोप के लिए काम कर रहा था m1 m2, अब वो m1 m2 रूट्स अवयव के लिए आप वर्क करना चाहते हैं, तो m1 m2 रूट्स है, तो रूट्स का सम और उस ब्रैकेट के बाहर फिर से क्वाड्रेटिक इक्वेशन m में है तो यह m का स्क्वायर आता है और इसके साथ सिर्फ m आता है, और लास्ट में जो प्लस लिखना है उसके बाद में आपको ये रूट्स का प्रोडक्ट लिखना है, तो m1 इंटू m2 और इज इक्वल टू 0। तो ये जनरल फॉर्मेट है क्वाड्रेटिक इक्वेशन तैयार करने का जब उसके दो रूट्स अवेलेबल है। अगर उस इक्वेशन को m में तैयार करना चाहते हैं तो m स्क्वायर m आएगा, अगर उसको x में तैयार करेंगे तो x स्क्वायर x आएगा, जो कुछ भी रूट्स है उनका माइनस के बाद में यहाँ सम आता है और यहाँ प्रोडक्ट आता है। तो ये कंपल्सरी वर्क है, फिक्स है, ये फिक्स रहता है और ये भी फिक्स रहता है, सिर्फ आपका इक्वेशन कौन से वेरिएबल में लाना है वो सिर्फ चेंज होगा। वेरिएबल अगर m है m स्क्वायर आएगा, यहाँ m आता है, और आपके इसके बाद का वर्क है ये जो आपका m1 m2 रूट्स के लिए था वही ऊपर स्लोप के लिए काम करता था। तो ज्वाइंट इक्वेशन के अंदर जो दो लाइंस है उनके स्लोप का सम एंड प्रोडक्ट तो आपको मालूम है, अगर मैं ये वैल्यू यहाँ यूज करता हूँ तो मुझे इक्वेशन लाना है m स्क्वायर में m में, तो सम ऑफ द स्लोप की तो वैल्यू है -2h/b, साथ में m, और प्रोडक्ट ऑफ द स्लोप क्या है a/b है। तो यहाँ आपको यहाँ भी b मिला है, यहाँ भी b मिला है, तो ये दोनों b कैंसिल करना है, तो एक बार इस इक्वेशन को ही b से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये b से मल्टीप्लाई करने के बाद इक्वेशन तैयार होगा b इंटू m स्क्वायर, इसके साथ b आएगा, ये निगेटिव निगेटिव पॉजिटिव होगा, b b कैंसिल हो जाता है, तो ये सिर्फ मिलता है 2h इंटू m, और b b कैंसिल होने से आपको मिलता है ये a इज इक्वल टू 0। ये जो इक्वेशन मिला है इसको आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन कह रहे हैं, और ये जो इक्वेशन मिल रहा है ये इक्वेशन क्या करता है, उस ज्वाइंट इक्वेशन के अंदर जो तीन वैल्यूज थे कौन कौन से, a, उसके बाद 2h और उसके बाद b, इनको यूज कर रहा है। तो इस इक्वेशन से ही इस इक्वेशन को तैयार कर रहे हैं आप, और ये जो इक्वेशन ले रहे हैं इस इक्वेशन का नाम क्या है, इस इक्वेशन को कहना चाहते हैं ऑक्सिलरी इक्वेशन। दिस इक्वेशन इज कॉल्ड एज ए ऑक्सिलरी इक्वेशन। ये ऑक्सिलरी इक्वेशन किसका है, तो इस ज्वाइंट इक्वेशन का है। ज्वाइंट इक्वेशन है तो उसका ऑक्सिलरी इक्वेशन बना सकते हैं, और ऑक्सिलरी इक्वेशन अवेलेबल है तो उसका ज्वाइंट इक्वेशन बना सकते हैं। थोड़ा सा एक बार कंपेयर करो क्या हो रहा है ज्वाइंट इक्वेशन में, यहाँ ए बी आता है 2h आता है, उसका शिफ्टिंग ऑक्सिलरी इक्वेशन में कहा होता है, दिस इज ज्वाइंट इक्वेशन। तो आप ज्वाइंट इक्वेशन x एंड y वेरिएबल उसके पावर के साथ होता है, ऑक्सिलरी इक्वेशन m में होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में। तो आपको यह एक ऑब्जर्वेशन मिला है कि ऑक्सिलरी इक्वेशन में m स्क्वायर के साथ में y स्क्वायर वाला कोएफिशिएंट होता है, बराबर है। तो यहाँ जो y स्क्वायर के साथ में नंबर था वो m स्क्वायर के साथ में आया है, और x स्क्वायर के साथ में जो कोएफिशिएंट था वो कांस्टेंट नंबर के लिए इक्वेशन में लेना है, बराबर है। और ये जो मिडिल टर्म आपका मिलता है दोनों xy के साथ में जो था 2h, वो मिडिल टर्म के पास ही आएगा और उसके साथ में m आता है, b के साथ में m स्क्वायर और 2h के साथ में m, और ये जो x स्क्वायर का कोएफिशिएंट है कांस्टेंट के लिए आता है। इसको अगर समझना है तो एक एग्जांपल यूज करो, इस एग्जांपल से ये दोनों का भी वर्क लेंगे और नीचे का भी ऑक्सिलरी इक्वेशन तैयार कर सकते हैं। तो मेरे पास एग्जांपल है, अगर ज्वाइंट इक्वेशन अवेलेबल है आपके पास, तो उस ज्वाइंट इक्वेशन से इफ आई कंसिडर ज्वाइंट इक्वेशन एज 3x स्क्वायर प्लस 5xy प्लस 7y स्क्वायर इज इक्वल टू 0, तो ये तो ज्वाइंट इक्वेशन है, बराबर है। अब इस ज्वाइंट इक्वेशन में आप तैयार करना चाहते हैं, ये इसको कंपेयर अगर करते हैं इस इक्वेशन के साथ ax स्क्वायर
प्लस 2hxy प्लस dy स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो इस ज्वाइंट इक्वेशन को आपके जनरल ज्वाइंट इक्वेशन के साथ कंपेयर करते हैं तो आप तीन वैल्यू निकाल के रखना चाहते हैं। उसमें से पहली वैल्यू है x स्क्वायर का कोएफिशिएंट कंपेयर करो, तो x स्क्वायर के साथ यहाँ a होता है और ऊपर कितना है 3। xy के कंपेयर करो, xy के साथ नीचे जनरल में 2h होता है और एग्जाम्पल में ऊपर आपको 5 मिला है, और y स्क्वायर के साथ में नंबर क्या है, यहाँ b है और ऊपर एग्जाम्पल में आपको दिया है 7। तो ये तीन वैल्यू ही आपको इसके लिए यूज करना है, इसके लिए यूज करना है और उसका ऑक्सिलरी इक्वेशन तैयार करने के लिए भी यूज करना है। तो मैं अगर पहले सम की वैल्यू निकालना चाहता हूं, दो लाइन, अब ये जो इक्वेशन है ये इक्वेशन ज्वाइंट इक्वेशन है, अगर मैं ऐसा कहता हूं वो कंडीशन सेटिस्फाई करता है, ऐसा अगर मैं कहता हूं तो इसके अंदर जो दो लाइन है उनके स्लोप का अगर सम फाइंड करना चाहते हैं, मींस m1 प्लस m2 फाइंड करना चाहते हैं, तो फॉर्मूला क्या कहता है, फॉर्मूला कहता है कि -2h यूज करो अपॉन b यूज करो। तो -2h अपॉन b, अगर एग्जाम्पल में देखेंगे तो ये आपका 2h कितना है, 2h की वैल्यू तो 5 है और b कितना है, b तो 7 है, तो आपको वैल्यू मिली है m1 प्लस m2। दो लाइन के सेपरेट स्लोप मालूम नहीं आपको, लेकिन उनके स्लोप की एडिशन मालूम है, उनके स्लोप का सम मालूम है। m1 प्लस m2 मिला है -5/7, और दूसरा फॉर्मूला कहता है कि उनके आप प्रोडक्ट की वैल्यू भी फाइंड कर सकते हैं, m1 इंटू m2। फॉर्मूला कहता है कि a अपॉन b यूज करो, तो a की वैल्यू कितनी है, ये तो 3 है, तो 3 अपॉन b हमेशा डिनोमिनेटर में ही यूज करना है। दोनों फॉर्मूले में आप अगर कंपेयर करते हैं तो b नीचे ही लगता है आपको, तो -2h अपॉन b और m1 इंटू m2 में a अपॉन b, तो दोनों में b नीचे होता है, सम में 2h ऊपर होगा और प्रोडक्ट में a ऊपर होगा। अब जैसे आपने m1 m2 की वैल्यू फाइंड की है, उसी तरह से जो आपके पास अवेलेबल ज्वाइंट इक्वेशन है, इस ज्वाइंट इक्वेशन से उसका अगर ऑक्सिलरी इक्वेशन फाइंड करना चाहते हैं, ऑक्सिलरी इक्वेशन फाइंड करना चाहते हैं, तो इस ज्वाइंट इक्वेशन का ऑक्सिलरी इक्वेशन फाइंड करना चाहते हैं तो ऑक्सिलरी इक्वेशन होता है इस फॉर्म में m स्क्वायर m प्लस इज इक्वल टू 0। ये फिक्स है उसका फॉर्मेट, m स्क्वायर लिखो पहले, उसके बाद में यहाँ m लिखो मिडिल टर्म के साथ और यहाँ कांस्टेंट टर्म हो गया। अब कौन कहाँ आता है या अगर आपको चेक करना है तो जनरल में आपका ऑक्सिलरी इक्वेशन ये फॉर्म लेता है कि उसमें m स्क्वायर के साथ में b लेना पड़ता है, m स्क्वायर के साथ में b लेना पड़ता है, m के साथ में 2h ही रखना पड़ता है, मिडल में मिडल ही मेंटेन करना है, और यहाँ a आता है। तो a और b की सिर्फ जगह चेंज होती है, बराबर है। जब आपके पास ज्वाइंट इक्वेशन है और उसका ऑक्सिलरी इक्वेशन फाइंड करना है तो आपका a और b इंटरचेंज हो जाता है, ये है और ये b है, और ऑक्सिलरी इक्वेशन तैयार करते हैं तो क्या होगा, उसका सिर्फ इंटरचेंज हो जाता है, ये जो 2h है वो सेम रहेगा, सिर्फ a और b की जगह चेंज हो जाती है। तो आप bm स्क्वायर प्लस 2hm प्लस a इज इक्वल टू 0, ये अगर आपका ऑक्सिलरी इक्वेशन है तो आप b की वैल्यू रखना चाहते हैं, b कितना है 7 इंटू m स्क्वायर, और ये 2h कितना है 5 इंटू m, और आपको ये कितना मिला है 3। तो आप कह सकते हैं कि ये जो आपके पास गिवन ज्वाइंट इक्वेशन है 3x स्क्वायर प्लस 5xy प्लस 7y स्क्वायर इज इक्वल टू 0, तो इस इक्वेशन का ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या होगा, तो ये 7m स्क्वायर के साथ होगा, 5 मिडल में ही रहेगा, उसके साथ m होगा, और ये जो 3 है ये कांस्टेंट टर्म के लिए यूज करना पड़ेगा, इज इक्वल टू 0। तो इस ऑक्सिलरी इक्वेशन से आपको कई बार स्लोप में अगर डाटा है तो स्लोप का डाटा यूज करके कुछ अननोन्स फाइंड करने के लिए यूज करना है। और साथ में और एक ऑब्जर्वेशन है कि आप अगर वापिस जाना चाहते हैं ऑक्सिलरी इक्वेशन से ज्वाइंट इक्वेशन की तरफ जाना चाहते हैं तो क्या ले सकते हैं, ये 3 आपको पहले लेना है, उसके साथ x स्क्वायर आता है, 5 को एज इट इज लेना है, उसके साथ xy आता है, और 7 को y स्क्वायर के साथ लेना है इज इक्वल टू 0। तो ये दोनों रास्ते एक दूसरे के तरफ जाते हैं, ज्वाइंट इक्वेशन से ऑक्सिलरी इक्वेशन, ऑक्सिलरी इक्वेशन से ज्वाइंट इक्वेशन भी आपको तैयार करने के लिए आना चाहिए। ये इस इंपॉर्टेंट कंसेप्ट के साथ इस एग्जांपल से आप यह ध्यान में रख सकते हैं। एक साथ में और एक इंफॉर्मेशन है कि आप ये जो कंडीशन इस थ्योरम में दी है आपको, उसके ऊपर कुछ ऑब्जर्वेशन है कि आप कहते हैं
कि आपका एच स्क्वायर माइनस ए बी, ये आपने कहा है जनरल में ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होना चाहिए, उसमें से दो सेपरेट कंडीशन यूज करो। अगर आपका एच स्क्वायर माइनस ए बी ग्रेटर देन 0 है, 0 नहीं है, 0 से बड़ा पॉजिटिव नंबर उसका अगर आंसर आता है, तो उस केस में ये जो आपका ज्वाइंट इक्वेशन है, देन if this condition happens, if this h square minus ab is greater than 0, then this equation 1 जिसको आपने कहा है, ये वो 1 है, represents a pair of distinct lines। अब इसका मतलब क्या है? डिस्टिंक्ट लाइंस मीन्स क्या है? आपको ये तो हमेशा ये कंडीशन अगर ग्रेटर देन 0 वाली है, तो ये दो लाइन तो रिप्रेजेंट करेगा, लेकिन ये दो लाइन पैरेलल नहीं होंगे और ये दो लाइन एक के ऊपर एक भी नहीं होंगी, तो ये दो लाइन सेपरेट होंगी। अब ये दो लाइन जो आप कह रहे हैं कि ये एक्स है, ये वाई है, ये L1 है, ये L2 है, तो ये L1 L2 खुद का एग्जिस्टेंस लेके आप उसको ड्रॉ कर सकते हैं। इसका मतलब ये दो लाइन डिस्टिंक्ट होंगे, डिफरेंट होंगे। कब? जब उस इक्वेशन में ए बी एंड एच की वैल्यू ग्रेटर देन 0 मेंटेन होती है, मीन्स एच स्क्वायर माइनस ए बी ये वैल्यू अगर ग्रेटर देन 0 है, तो ये ज्वाइंट इक्वेशन टू डिस्टिंक्ट लाइन रिप्रेजेंट करता है। और इसके साथ में अगर दूसरी कंडीशन चेक करते हैं कि एच स्क्वायर माइनस ए बी अगर एग्जैक्टली 0 है, एच स्क्वायर माइनस ए बी अगर 0 है, तो 0 भी हो सकता है, 0 से बड़ा भी हो सकता है, दो केसेस ही आपके पॉसिबल है। कभी वो कंडीशन रिप्रेजेंट करता है दो लाइन ओरिजिन से पास होने वाली। अगर एच स्क्वायर माइनस ए बी इज इक्वल टू 0 है, तो क्या होगा? तो ये जो आपका इक्वेशन है, ये कोइंसिडेंट लाइन रिप्रेजेंट करता है। दिस इक्वेशन रिप्रेजेंट्स कोइंसिडेंट लाइन। कोइंसिडेंट लाइन मींस एक के ऊपर एक या फिर पैरेलल, ये स्ट्रक्चर में दो लाइन रिप्रेजेंट करता है। जब एच स्क्वायर माइनस ए बी इज इक्वल टू 0 होता है, तो ज्वाइंट इक्वेशन जो आपका था कौन सा, एक्स स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर इज इक्वल टू 0, ये ज्वाइंट इक्वेशन दो लाइन रिप्रेजेंट करता है। और वो दोनों कैसे है? कोइंसिडेंट है, पैरेलल है, इस तरह से। और इसमें तीसरा ऑब्जर्वेशन वैसे कहने की जरूरत नहीं है कि अगर एच स्क्वायर माइनस ए बी आपका लेस देन 0, लेस देन 0 वाला मीन्स निगेटिव वाला है, ये तो कंडीशन में एक्सेप्ट ही नहीं किया आपने। तो ये 0 अगर इससे नीचे आता है, निगेटिव आता है, तो उस केस में आप कहना चाहते हैं कि ये जो ज्वाइंट इक्वेशन है, ये ज्वाइंट इक्वेशन डज नॉट रिप्रेजेंट ए पेयर ऑफ लाइन, ये पेयर ऑफ लाइंस। ये तो थ्योरम खुद कहता है कि वो 0 या 0 से बड़ा होना चाहिए। आप स्पेशली उसको लेना चाहते हैं कि वो अगर मान लो 0 से कम है, तो क्या होता है? तो ज्वाइंट इक्वेशन दो लाइन रिप्रेजेंट करता ही नहीं। तो इस तरह से ये तीन ऑब्जर्वेशन है। उसके बाद में दो ऑब्जर्वेशन आपने ऑलरेडी कहा है कि बी 0 है तो क्या है, वो दो लाइन रिप्रेजेंट करता है। ये खुद वाई एक्सिस होती है, एक दूसरी होती है जिसका स्लोप होता है माइनस ए अपॉन 2h। और बी नॉट इक्वल टू 0 है तो वो लाइन रिप्रेजेंट करती है जिसके स्लोप्स को आपने डिफाइन किया है M1 M2, जिनका सम आपने फाइंड किया है, जिनका प्रोडक्ट आपने फाइंड किया है। तो आज के पीरियड में आपने बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट देखा है, इस चैप्टर का मेन पार्ट है। उसमें से पहला पार्ट था कि आपने इस थ्योरम से प्रूव किया है कि हर ज्वाइंट इक्वेशन दो लाइन ओरिजिन से पास होने वाले रिप्रेजेंट नहीं करता है। उसकी कंडीशन है कि एच स्क्वायर माइनस ए बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होना चाहिए। ये थ्योरम आपने प्रूव किया है। उसके बाद में वहां जो M1 M2 आपने यूज किया था, उसका स्लोप दो लाइन का है ऐसा आपका आजूम करके उनकी आपने सम की वैल्यू फाइंड की, और सम ऑफ द स्लोप्स का फॉर्मूला क्या मिला है? -2h अपॉन बी। और दो लाइन के प्रोडक्ट का स्लोप का प्रोडक्ट क्या मिला है? दैट मीन्स M1 इंटू M2 मिला है a अपॉन बी। ये भी फॉर्मूला इंपॉर्टेंट, दोनों के फॉर्मूले में b नीचे आता है, ये आपको एक कॉमन कंडीशन है। और यहाँ तीसरी कंडीशन है कि ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या है? ऑक्सिलरी इक्वेशन उस स्लोप में आप मेंटेन करते हैं जिसमें ऑक्सिलरी इक्वेशन निकालने के लिए ज्वाइंट इक्वेशन से ही डायरेक्ट करते हैं। ए और बी की जगह चेंज करनी है, मिडिल टर्म को एज इट इज रखना है, और m में वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में आता है जिसका जनरल फॉर्मेट है bm स्क्वायर प्लस 2hm प्लस a इज इक्वल टू 0। और ये दो ऑब्जर्वेशन इंपॉर्टेंट है। अगर एच स्क्वायर माइनस ए बी ग्रेटर देन 0 है
तो ज्वाइंट इक्वेशन आपका दो लाइन डिस्टिंक्ट वाले दो लाइंस रिप्रेजेंट करता है, और एच स्क्वायर माइनस ए बी अगर इज इक्वल टू 0 है तो ज्वाइंट इक्वेशन कोइंसिडेंट लाइन रिप्रेजेंट करता है, और एच स्क्वायर माइनस ए बी लेस देन 0 है तो कोई भी लाइन दो लाइन रिप्रेजेंट नहीं करता है। इस तरह से आज का पीरियड आपने यहाँ डिस्कस किया है। वी विल स्टॉप हियर।